हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और देखिए, चूँकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और इसलिए जो आपका अप्लाइड मैथ सेकंड में यूनिट नंबर सेकंड समाकलन 2 है, उसके अंदर जो टॉपिक्स दिए हैं उनके ऊपर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस भी हैं आपके पास। और एमसीक्यू वाले पेपर में इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास कि आप उसे सॉल्व कर पाएँ, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और एमसीक्यू प्रिपरेशन मटेरियल के नाम से दिया है मैंने, तो इसमें मैं थोड़े से कंसेप्ट भी बता दूंगा और आपको जो है वो कैसे क्वेश्चंस दिमाग में रखें ताकि बिना सॉल्व किए हुए आप उनको टिक कर सकें। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर्स भी आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूँगा ताकि इससे जो है वो आप फ़ायदा उठा सकें और कम मेहनत में देखिए काम हो जाए। कोई नया क्वेश्चन आता है तो देखिए सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर चांस की बात है, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आंसर पता हो तो आप आसानी से उसको टिक कर सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था समाकलन द्वारा वक्रों की लंबाइयाँ निकालना, चापों की लंबाइयाँ निकालना, और आज के वीडियो में देखे हैं हम समाकलन द्वारा क्षेत्रफल। तो पुराना वीडियो अगर नहीं भी देखा है आपने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्षेत्रफल डिफ़ाइन कैसे करते हैं। किसी भी कर्व का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए उसके लिए दो बातें दी होती हैं। एक तो आपको कर्व दिया रहता है, यानी कि कर्व की इक्वेशन दी रहती है। ये इक्वेशन जो है वो अगर आपकी y=fx फॉर्म में अगर दी है, और जैसे मान लिया सपोज़ करिए मैं इसका ग्राफ भी अगर यहाँ पे खींच दूँ, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, और मान लिया सपोज़ करिए ये ग्राफ जो है वो y=fx का है। अब अगर आपसे कहा जाता है कि x की लिमिट्स दे दी जाती हैं कि x की लिमिट्स जो हैं वो a से b हैं, मतलब a लोअर लिमिट हो गई, b अपर लिमिट हो गई। कहने का मतलब है ये आपका x एक्सिस पे x=a पॉइंट हो गया, ये आपका x=b पॉइंट हो गया। तो देखिए ग्राफ के नीचे x एक्सिस तक x=a से x=b तक के बीच का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उस क्षेत्रफल को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब स्ट्रिप कैसे बनती, क्या बनती है, वो उसका टाइम नहीं है यहाँ पे बताने का, वो डिटेलिंग आप क्लास से देख सकते हैं, बुक से देख सकते हैं। हम यहाँ पर केवल वो काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो ग्राफ हो गया, चार बाउंड्री हैं यहाँ पे एरिया में। x=a का मतलब यहाँ से आपने इसको पैक कर दिया, x=b का मतलब यहाँ से पैक कर दिया, x एक्सिस इन्वॉल्व है और ग्राफ जो है y=fx। तो ये आपको ग्राफ के नीचे x अक्ष तक का पूरा क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है किस तरह से आया उसको भूल जाइए, सीधे ध्यान रखिए बस। इंटीग्रल y dx, y का मतलब आप fx डाल सकते हैं यहाँ पे, तो y dx और लिमिट आपकी a से b तक हो जाएंगी। ध्यान रखिए dx है, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लिमिट्स भी जो हैं वो x की आएंगी। x आपका a से b तक जाएगा, y dx ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, एक मैं करके दिखा दूंगा अभी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। y की जगह आप fx लिख सकते हैं, तो इस वजह से देखिए हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, a=a fx dx। जो भी कर्व की इक्वेशन दी है उसे आपने यहाँ पे पुट करना होता है, और यहाँ पर पुट करने के बाद जो है वो लिमिट्स रख देनी है, इंटीग्रेट करना है, और लिमिट्स जब रख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बात आती है कि अगर आपके पास सपोज़ करिए लिमिट्स a से b की बजाय c to d, मतलब कहने का ये है कि मेरे पास यही सपोज़ करिए इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर c लिमिट दी है और d लिमिट दी है, और आपको y एक्सिस तक का उधर का एरिया चाहिए है, तो इस चीज़ को उसी तरह से बदला जा सकता है। देखिए, अगर हमारे पास स्पेशल केस है कि हमारे पास x=fy ये फंक्शन दिया है, ठीक है ना, फंक्शन को बनाने का डायग्राम वही रहेगा, उसमें कुछ नहीं है, उसको बस लिखने का तरीका बदल दिया है। और अब की बार जो है वो y की लिमिट्स दी हुई हैं और वो कितनी c से d तक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जैसे दो पॉइंट हुए, पहले वो x में जाते थे, अब की बार हम उनको y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, तो ये y=c हो गया और ये y=d हो गया। तो ग्राफ y=c ये लाइन, y=d ये लाइन, और y एक्सिस इनके बीच का एरिया अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो a=x dy करके लिखेंगे हम, और y की लिमिट्स कितनी आ जाएंगी, c to d, या फिर x की वैल्यू fy डाल दें तो यही फॉर्मूला जो आपका होगा वो c to d, x की जगह fy डाल दिया तो fy dy, ये फॉर्मूला होता है। तो नॉर्मल क्वेश्चंस अगर हैं जिनमें कि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ग्राफ ऑफ में,
कर्व की इक्वेशन में आराम से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उस केस में जो है वो आप इन फॉर्मूलों का यूज़ करके निकाल सकते हैं। देखिए, अब कभी कभी क्वेश्चंस में लिमिट्स नहीं दी होती हैं, और अगर आपको मतलब पॉपुलर क्वेश्चन नहीं आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आया, कोई और क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा ये भी जानना ज़रूरी है। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, यानी कि कर्व का ट्रेस कैसे करते हैं, कि वो किस तरीके का होगा, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए आपने लेंथ वाले चैप्टर में देखा था कि एस्ट्रॉयड है, तो एस्ट्रॉयड के 4 हिस्से होते हैं, तो एक हिस्सा निकाल लो, 4 गुना कर दो या 2 गुना करना है, तो कभी कभी इससे भी फ़ायदा मिल जाता है। तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए कर्व ट्रेसिंग तो एक बहुत डिटेल मैथ्स होती है, लेकिन हम केवल यहाँ पे इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला ये होता है कि अगर हमारी y की घात सम हो, ठीक है, y की घात सम होने का मतलब है कि वो इवन हो। इवन मतलब वाई स्क्वायर हो, या फिर या सीधा मतलब है इसका ये ले लीजिए कि y की घात सम होने का मतलब है y की जगह है माइनस वाई रखने पर फलन के मान में कोई परिवर्तन न हो, तो हम उसे सम फलन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया सपोज़ करिए एग्जांपल है y² = 4ax, ये आपका जो है वो परवलय की इक्वेशन होती है, और सब जानते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, ओरिजिन पे जो वर्टेक्स होता है इसका, और y² = 4ax। अब आप देखिए इसमें y की जगह -y रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, तो इसलिए y की जगह -y अगर रख भी दें तो वो वही आएगा इक्वेशन। तो इसलिए ये ग्राफ जो है ये आपका सिमेट्रिकल होगा। तो सिचुएशन ये होती है, रूल ये बनता है कि अगर y की घात सम है, यानी कि y की जगह -y रखने पर फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा ग्राफ जो है वो x अक्ष के परितः सममित होता है। सममित होने का मतलब है सिमेट्रिकल होता है। कहने का मतलब ये है कि x अक्ष को देखिए आप ध्यान से, जैसा x अक्ष के ऊपर इधर नज़र आएगा वैसा ही x अक्ष के नीचे नज़र आएगा। ऐसा लगता है जैसे बीच में शीशा रख दिया हो, मिरर रख दिया है, तो जैसा ऊपर दिखेगा वैसा ही ऊपर। तो जिसकी पावर सम है उसके दूसरे वाले के अबाउट, x अक्ष के अबाउट जो है वो सिमेट्रिकल होगा। देखिए इसी तरह से दूसरा पॉइंट है कि यदि x की घात सम हो, अब आप जानते हैं कि सम का मतलब वही है कि x की जगह -x रख दें तो कोई चेंज ना हो। x की घात अगर सम हो तो उस केस में जो है वो आपका ग्राफ जो है हमारा वो y अक्ष के परितः सममित होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए फिर पैराबोला का ही एग्जांपल लेते हैं। देखिए पैराबोला हम एग्जांपल में ले लेते हैं x² = 4ay। देखिए x² है यहाँ पे, इसका ग्राफ सब जानते हैं, 10th वाले बच्चे अगर नहीं जानते तो याद करें थोड़ा सा। x² = 4ay इस तरह का पैराबोला होता है। तो आप देखिए x की घात यहाँ पे सम है, इसलिए ये y अक्ष के परितः सममित होगा। देखिए y एक्सिस ये है, y अक्ष पे आप शीशा रख दीजिए तो देखिए बिल्कुल इसकी इमेज इधर, या फिर उल्टा शीशा रख दो तो इसकी इमेज जो है वो इधर बनेगी। तो ये आपका y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि x की घात यहाँ पे सम है। पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, तो मैं आपको जो 10th वाले बच्चे हैं मैं थोड़ा सा बता दूँ यहाँ पे नोट कि पैराबोला जो है मेन जो स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं वो 4 होते हैं। इस तरह से जो होता है वो आपका होता है y² = 4ax। इसी को पलट दें आप पूरा, तो ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी, ये कटोरा जो इस तरफ था वो इस तरफ आ जाएगा, तो ये y² = -4ax हो जाता है। इसके बाद अगर आप इस तरह से ऊपर ले लें तो ये x² = 4ay होता है, और अगर इस कटोरे को ऊपर से उल्टा करके नीचे ऐसे पलट दो तो ये आपका x² = -4ay हो जाता है। तो स्पेशली जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दिया है मैंने। तो इस तरह से, और याद कैसे करेंगे कौन सा डायग्राम किधर है, तो y² है तो इसका मतलब x के अबाउट सिमेट्रिकल है, और प्लस है तो इसका मतलब दाहिनी तरफ होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए x के अबाउट सिमेट्रिकल है, माइनस है तो उल्टी ओर होगा। तो इससे आप पहचान जाएंगे y का स्क्वायर है तो x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिकल, और x का स्क्वायर है तो वो y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिकल। इस तरह से इन डायग्राम्स को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखिए कर्व ट्रेसिंग से रिलेटेड जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप x और y को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब आपस में प्रतिस्थापित करने पर,
और इन कर्व की इक्वेशन में कोई फ़र्क न पड़े, आपस में प्रतिस्थापित करने पर जो इक्वेशन है, इक्वेशन में कोई फ़र्क न पड़े, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में है जो हमारा वक्र होगा वो y = x के परितः सममित होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, y = x जो लाइन होती है वो आप ध्यान रखिएगा, y = x वाली लाइन जो है वो ये लाइन मानी जाती है, y = x, यानी कि आप देखिए 45 डिग्री पे x एक्सिस या y एक्सिस किसी से भी देख लें, 45 डिग्री पे झुकी हुई लाइन ये y है, ये आपकी y = x है। अब वो जो ग्राफ है आपका इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो कोई ऐसा नोन कर्व नहीं है जो आपका स्टैंडर्ड हो, आपको मालूम हो, जो इसका एग्जाम्पल हो, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी ज़रूरत जब पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे। बहरहाल अभी आप ये पॉइंट दिमाग में थोड़ा सा इसको रखें। देखिए, कर्व ट्रेसिंग से रिलेटेड चौथा पॉइंट है कि अगर कोई हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, जैसे मान लिया सपोज़ करिए लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो आपका जो ये लाइन है m तो स्लोप हो गई, तो ये इस तरह से लाइन हो गई, और c जो है वो y एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड हो गया, ठीक है ना। तो ये c की वैल्यू जो है वो अंतःखंड हो गया जो उसने y अक्ष पे काटा है। अब मान लीजिए सपोज़ यहाँ से c गायब कर दीजिए आप, कांस्टेंट टर्म नहीं है, कहने का मतलब है हम इसमें c गायब कर दें, यानी कि c 0 डाल दें, तो यानी कि y = mx बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा c 0 हो गया, यानी कि हमारी लाइन मूल बिंदु से पास होने लगेगी, ओरिजिन से पास होने लगेगी। तो रूल ये बनता है कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है वो इक्वेशन का जो कर्व होगा उसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो कर्व आपका ज़रूर मूल बिंदु से गुजरेगा। तो ये कर्व ट्रेसिंग से रिलेटेड एक और पॉइंट होता है, इसको भी थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान में रखें। देखिए, एरिया निकालते समय कुछ कभी हमें कर्व की में ज़रूरत पड़ती है लिमिट्स निकालने के लिए, और ये पता करना पड़ता है कि कोई कर्व x एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, अब ये मूल बिंदु हो गया। अब कर्व मान लिया सपोज़ करिए ऐसे जा रहा है, तो ये x अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, या फिर उसके बाद y अक्ष को कहाँ पे काट रहा है। तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या तरीका है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का मतलब है कि कोई कर्व अक्षों को x अक्ष को या y अक्ष को कहाँ पर काटता है, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता करने हैं हमें, तो कहा जाएगा कि अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु हमने निकाले। तो देखिए, जिस अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, जैसे मान लिया x अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो इसका मतलब जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट देखिए ना तो ये ऊपर है पॉइंट ना नीचे है, यानी कि y कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा। ऐसी कोई कर्व अगर y एक्सिस को कहीं पे काट रहा है तो उसमें y सेक्शन तो होगा, y कोऑर्डिनेट तो होगा, ठीक है। इसमें x कोऑर्डिनेट होगा, y 0 था, इसमें y कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन x अक्ष पे देखिए ना इधर चले ना उधर चले, हम तो y एक्सिस पे ही हैं, तो x कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा। तो इसलिए हम रूल क्या बनाएंगे, अगर आपको दो सेक्शन बना देते हैं हम, x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु अगर निकालना है तो इसके लिए हम इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे, हम इक्वेशन में y की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे। और अगर हमें y अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है तो उस केस में जो है वो इक्वेशन में हम x = 0 पुट करेंगे। अब जो वैल्यू आएंगी, देखिए y = 0 जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेंगी, वही हमारा x की वैल्यू वही पता लग जाएगा कि कितनी दूर पे जा कर के कर्व जो है वो हमारा काट रहा है एक्सिस को। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लिया सपोज़ करिए हमारा सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = a²। और आप ग्राफ जानते हैं इसका कैसा होता है, ये ग्राफ इसका ऐसा होता है, ये आपका ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और त्रिज्या a है, तो यानी कि a, 0 -a, 0 x अक्ष पे दो बिंदुओं पे काट रहा है, y अक्ष पे देखें तो 0, a एंड 0, -a।
तो ये तो स्टैंडर्ड कर्व है, तो मुझे पता है कि हाँ भाई ऐसा होता है, लेकिन हम इस चीज़ को मैथमेटिकली कैसे निकालें कि भाई किस पॉइंट पे काट रहा है। तो एक्स अक्ष के लिए अगर हम देखें, एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु अगर आपको निकालने हैं तो क्या करेंगे हम, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। हमने अभी देखा था एक्स अक्ष पे अगर प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए तो इक्वेशन में y पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, तो देखिए फर्स्ट में y 0 रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस ए आएगा। अब देखिए y तो 0 है ही, x की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस ए यानी कि और एक माइनस ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वो वास्तव में दो होंगे, एक प्लस ए और y तो 0 ही है, और दूसरा आपका माइनस ए और y 0। तो इस तरह से हमारे पास दो पॉइंट निकल आएंगे जहाँ पे कर्व हमारा एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसी तरह से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु जो हैं वो भी इसी तरह से आप उसके लिए एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू जो है प्लस माइनस ए आएगी। तो आपके पॉइंट 0, प्लस ए और 0, माइनस ए बन जाएंगे। तो अब अगर आपको एरिया निकालना है तो कहाँ से कहाँ लिमिट होंगी, तो आपको ये पॉइंट्स आराम से पता लग जाएंगे। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि इक्वेशन दे देते हैं, लिमिट नहीं देते हैं, और लिमिट में फिर पता करना पड़ता है कि कहाँ काट रहा है, कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो उस केस में लिमिट्स निकालने के लिए जो है वो आपको कर्व ट्रेसिंग और साथ ही इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, इन सब की जानकारी थोड़ी सी होना ज़रूरी है। अब इसके बाद आइए देख लेते हैं, हम एक छोटा सा सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे जिनमें जो कि हट करके होंगे, थोड़े से सिंपल कर्व की इक्वेशन होगी, सिंपल सब कुछ होगा, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आप इससे समझ जाएंगे कि जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, जो हमने कर्व ट्रेसिंग के कंसेप्ट्स पढ़े हैं, जो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट्स पढ़े हैं, उन सब का देखिए किस तरह से यूज़ होता है। तो देखिए क्वेश्चन है, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा सरल रेखा x इक्वल टू 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए एक सरल रेखा दे दी है और परवलय दे दिया है। अगर आपको पता है ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x कहाँ पर कैसा होता है, तब तो आप जानते होंगे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर होता है तो उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये चूँकि y में सम है इक्वेशन, इसलिए x अक्ष के अबाउट सममित होगा। तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कर्व ट्रेसिंग के रूल से कि हम कह सकते हैं चूँकि जो कर्व है वो हमारा y में सम है, y में सम है, अतः जो हमारा कर्व है वो x के परितः सममित है। तो जैसा x अक्ष के ऊपर होगा वैसा ही एक्स अक्ष नीचे है। इसका मतलब इससे फ़ायदा ये निकलेगा कि आप जो है केवल ऊपर वाले का अगर एरिया निकाल लें कुछ, तो नीचे का अपने आप निकल आएगा, डबल करना पड़ेगा। इन चीज़ों से ये फ़ायदा निकलता है। साथ ही साथ कह रहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा सरल रेखा x इक्वल टू 4। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो सरल रेखा x इज इक्वल टू 4 होती है, ये रेखा x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये रेखा y अक्ष के समांतर रेखा होती है। ध्यान दीजिए, अगर छोटी क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, y अक्ष के समांतर रेखा x इक्वल टू k होती है और x अक्ष के समांतर जो रेखा होती है वो y इज इक्वल टू k होती है। k मतलब वो दूरी है जिस अक्ष से, तो x इक्वल टू 4 रेखा है, इसका मतलब ये हो गया y अक्ष, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो y अक्ष के समांतर 4 डिस्टेंस पे ये लाइन आपकी इस तरह से होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी लाइन x इज इक्वल टू 4 हो गई है। अब देखिए ये पॉइंट ना भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो आपको यहाँ से पता करना पड़ेगा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर लीजिए यहाँ पे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। यहाँ पे देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है, कंपेयर कर लीजिए x y स्क्वायर x सेम, तो 4a इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि a इज इक्वल टू 1 हो गया। तो परवलय की जो नाभि होती है वो a,0 होती है, इसका मतलब 1,0 ये इसकी नाभि होगी। यहाँ पर देखिए 4 तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गई, इसकी नाभि जो है वो यहाँ पे 1,0 इस तरह से होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से जो लाइन जाती है इसका नाम सब लोग जानते हैं, इसे कहते हैं नाभिलंब। लेकिन ये नाभिलंब नहीं है, ये नाभिलंब से पैरेलल काफ़ी दूरी पर रेखा है। और क्वेश्चन जो कह रहा है वो फिर से समझ लीजिए, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब ये परवलय हो गया, और सरल रेखा x इक्वल टू 4 इसका मतलब ये सरल रेखा हो गई। इनके बीच का क्षेत्रफल यानी कि आपको ये सारा का सारा क्षेत्रफल निकालना है।
तो देखिए आपको कितनी सारी हेल्प मिल गई यहाँ से। स्टार्टिंग पॉइंट परवलय जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको लिमिट x = 4 भी मिल गई है, सिमेट्री पता लग गई है। इसका मतलब आप केवल ऊपर वाले का एरिया अगर निकालें, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालें और फिर जस्ट डबल कर दें तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो x एक्सिस पे 0 से और 4 तक होंगी। तो इतना जो है वो चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं, तब जा कर के कहीं क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यही इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंदी बना देता है और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आप पहले भी इस वीडियो में, तो आज के लेक्चर में आप ये सीख लीजिए कि क्वेश्चंस को अगर ट्रेडिशन से हट के आ गया क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे। और फिर मैं इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चन जो हैं वो आपको रटवा दूँगा, ताकि अगर वो क्वेश्चन आ जाएँ पेपर में तो आप डायरेक्ट उनके आंसर जो हैं लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ए इसका नाम लिख दिया, ओ ओरिजिन हो गया, और इसका नाम हमने जो है वो बी लिख दिया। तो अब आप देखिए इसका नाम अगर हम यहाँ पर सपोज़ करिए इसको सी या डी लिख देते हैं, डी लिख देते हैं सपोज़। तो यहाँ से हम देख लीजिए, ये लिख सकते हैं एरिया अगर हमें OADBO ये निकालना है, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो ये = होगा ट्वाइस इनटू एरिया कितना AODA। ये लाइन समझ में आ जानी चाहिए। एग्ज़ाम में तो आप डायरेक्ट कर लेंगे कि हाँ भाई इतने निकालना है तो डबल हो जाएगा। यहाँ पर केवल लिखने के उद्देश्य से मैंने इसको ये लिख दिया है। अब देखिए ये वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो ये एरिया कैसे निकलेगा, ट्वाइस इनटू इस एरिया को निकालने के लिए देखिए लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी। x की लिमिट 0 से लेकर के 4 तक, ये देखिए x = 4 है ना, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट 4, 0 होंगे। तो x की लिमिट 0 से 4 तक जाएगी, तो देखिए 0 से 4 तक गई। और कर्व की इक्वेशन जो है वो आपकी कितनी है, y और dx, ये आपका फॉर्मूला होता है, और x की लिमिट 0 से 4 तक जानी है। अब आप देखिए y² दिया कितना है, इक्वेशन 4x दिया है, और हमें फॉर्मूले में क्या है, केवल y dx है। तो इसमें यहाँ पर आप जब रखेंगे तो 2 0 to 4, y की वैल्यू y² 4x है, तो इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पे √4x रखी जाएगी ये। अब इस इंटीग्रल को बस हम सॉल्व कर लें, हमारा एरिया जो है रिक्वायर्ड ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 का √2 और हो गया, 0 to 4 x का √ है, यानी कि x⁻½ dx। बहुत आसान सा ये आपका इंटीग्रेशन है। 0 to 4 अब इंटीग्रेट कर ही देते हैं, ठीक है। तो x⁻½ + 1/½ + 1, ये आपका x⁻n+1/n+1 ये फॉर्मूला लग गया, एंड 0 to 4। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, = यहीं पे चला देता हूँ मैं 4, ये हो जाएगा x⁻³/3/2 लिमिट्स 0 to 4। कांस्टेंट का लिमिट से कोई मतलब नहीं, बाहर निकाल लीजिए, तो 4 इंटू पलट जाएगा 2/3 और अंदर x⁻³ लिमिट्स 0 to 4 हो जाएंगी। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 8/3 और अंदर की तरफ देखिए 4⁻³ अपर लिमिट रखा माइनस लोअर लिमिट रखा, तो 4 को 2 स्क्वायर लिख दीजिए, तो 8/3 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर ⁻³ 2 पार कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8/3 × 2⁻3, यानी कि 8/3 × 8 यानी कि 64/3 ये हमारा। और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, ना तो सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, तो स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट होगी, सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो स्क्वायर मीटर, फुट है तो स्क्वायर फुट, जो भी होगा ये इतना, ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नो डाउट कर्व ट्रेसिंग और ये सब चीज़ें अगर मालूम है आपको तो ये क्वेश्चंस जो है निकल पाते हैं। अब ये तो सिंपल कर्व था तो जा कर के इतना लंबा पड़ा, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड कर्व हो गया तो उसमें और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो ये मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन आपको करके बता दिया है कि फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे किया जाता है। तो इस तरह से जो सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो आप बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम किसी वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जिनके आंसर्स आप डायरेक्ट याद कर लें, तो वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग रहेंगे और आपके आगे जो कॉम्पिटिशन्स होंगे आपके उनमें भी काम आएंगे आपके। तो उनको सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि इस तरह के जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ से बनते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।
तो इस वीडियो को और भी स्टूडेंट्स को शेयर करिए और परीक्षा की तैयारियों को जारी रखिए। अब ज़ोर शोर से अब स्टार्ट कर दीजिए और इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ मैं। धन्यवाद।